हेलो एवरीवन। ऑप्शन एलिमिनेशन का ये अगला वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एलिमिनेशन ट्रिक्स जो भी हमने सीखी हैं उनको। ये वीडियो थोड़ा खास इसलिए क्योंकि इसमें हमने एआई से प्रैक्टिस सेट जनरेट करवाया है। और हाँ, एआई का मतलब यहाँ चैट जीपीटी से बिल्कुल नहीं है। जो लेटेस्ट टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी क्वेश्चन जनरेशन के लिए, कोशिश किया है हमने कुछ पेड टूल्स का भी इस्तेमाल किया है ताकि हम उसके आसपास पहुंच सकें। दूसरी बात, हमने डेटा इकट्ठा किया है सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम जिन लोगों ने भी दिया है, जिससे भी हमारी बात हो पाई है सिलेक्शन पोस्ट का ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर, साथ में स्टेनो के भी पेपर्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है। और एआई की प्रॉम्प्टिंग ऐसी की है, आप सबको पता है एआई से जो भी आउटपुट निकलेगा वो आपने प्रॉम्प्ट किस तरीके का डाला है वो डिपेंड करता है। तो प्रॉम्प्टिंग हमने ऐसे की है कि जितना ज़्यादा हम मिमिक कर पाएँ ग्रेजुएट लेवल वाले पेपर्स को, वो हमने मिमिक करने का कोशिश किया है। इसीलिए ये पेपर हो सकता है आपको बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ना लगे या एक्सट्रीमली इजी ना लगे, बट ये हमने मिमिक करने का कोशिश किया है। अभी जिस तरीके के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपके सिलेक्शन पोस्ट के ग्रेजुएट वाले पेपर में जो दिए गए थे उसके काफ़ी आसपास ये पहुंचता हुआ दिखेगा आपको। और इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेशन को भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत अपने नॉलेज का भी टेस्ट यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक, चलो। और जिनको नोट्स चाहिए अंडर 100 पेजेस वाले इंग्लिश मीडियम के जीके सुपर शॉर्ट नोट्स चाहिए, ये आप परचेज कर सकते हो। नीचे उसका डेमो पीडीएफ का लिंक मैंने अटैच किया हुआ है। ठीक है, प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रखा गया, कोई बहुत महंगा प्राइस इसका है नहीं। याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं नोट से पढ़ करके आपकी सारी नैया पार लगने वाली। अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है, आपने जीके नहीं किया, या फिर अगर आप रिविजन पर्पसेस के लिए ले रहे हो, उसके लिए ये बहुत ही सूटेबल नोट्स है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। एग्जाम क्लस्टर ऐप में ई बुक वाले सेक्शन में चले जाना, वहाँ जीके सुपर शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। याद रखना, ये इंग्लिश मीडियम का, इसमें अपडेशन भी होता रहता है। और टेक्स्ट बुक से अगर आप कोई भी पास खरीदना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है अभी। ये 298 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा 14 तारीख से। और आज रात 12 बजे से 1 बजे तक अगर आप इसका पास बाय करते हो तो 1 साल की जगह 2 साल की वैलिडिटी आपको मिल सकती है। सारे लोगों के लिए ऑफर है। तो आज रात 12 से 1 बजे के बीच में आप चाहो तो इस पास को परचेज कर लेना। कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करना मत भूलना, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। और 15 अगस्त तक ये ऑफर रहने वाला है, तो 15 अगस्त तक कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करना। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिलने वाला है, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलता है। चलो, अब क्वेश्चंस स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला सवाल है। देखो, हमने सारी तरीके की चीज़ों का याद रखा है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, करंट अफेयर, कितना पुराना करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पेपर जनरेट करवाया हमने। तो चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, अमृतकाल विजन 2047, इसके बारे में अगर आपने बेसिक पढ़ाई की है वेल एंड गुड है। अदरवाइज जब एलिमिनेशन लगाने पे आएंगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ देखो, टू अचीव एन इंस्टॉल कैपेसिटी, टू अचीव एन इंस्टॉल कैपेसिटी, एलिमिनेशन क्या कहता है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आंसर इन्हीं दोनों में से कुछ होने वाला है। और यहाँ देखो 450 गीगावाट है और 500 गीगावाट है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अगर जब हम कोई गवर्नमेंट स्कीम बना रहे होते हैं, जब स्कीम फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, तो हम राउंड फिगर में टारगेट्स रखते हैं। जबकि जब उस जो इनपुट होता है, यानी स्कीम जब बन रही है ऑन पेपर, तब राउंड फिगर में चीजें रहेंगी। और उसका जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा, जब रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट जरूरी नहीं है कि ऐसे राउंड फिगर में आए। रिजल्ट जो है इरेगुलर होता है। रियल वर्ल्ड नंबर्स जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा रेगुलर नंबर क्या है, 500 गीगावाट। क्योंकि हम स्कीम बना रहे हैं तो मैं इसके साथ ही जाना पसंद करूंगा। नीचे आपको मेरा स्कोर पता चल रहा होगा, इससे आपको समझ में आएगा एलिमिनेशन कितना सक्सेसफुल होता है और नहीं होता। अच्छा, एक चीज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगले वीडियोस के लिए मुझे एक सजेशन चाहिए कि क्या ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसका क्या मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी देता चलूं। इससे वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके लिए वो वैल्यूएबल हो सकता है। तो आप मुझे बताना कि हर क्वेश्चन से, जैसे अमृतकाल विजन जो है, इसके बारे में मैं 3-4 बातें आपको बताता चलूंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आपको यूजफुल रहेगा उसके लिए। तो अगर आपको ये सजेशन, आपको इसके हिसाब से कोई सजेशन देना है, नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, सागर संपर्क इनिशिएटिव के बारे में बात हो रही है। सागर संपर्क इनिशिएटिव, इसका प्राइमरी फंक्शन पूछा जा रहा है। अब मान लेता हूं कि आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना, ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। एक चीज आपको इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, वो वाला ट्रिक हम लगाएंगे। इस नाम को हमें ब्रेक डाउन करना है। सागर और संपर्क, सागर का मतलब क्या होता है, सागर का रफ मीनिंग क्या होता है, ओशन या सी। और संपर्क का मतलब क्या होता है, संपर्क का मतलब होता है कम्युनिकेशन से रिलेट करता है। तो ओशन और कम्युनिकेशन, इन दोनों का जो एलिमेंट है हमारे आंसर में होना चाहिए। अब देखें, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है,
इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन वाले एलिमेंट आ गया। जीपीएस ये भी कम्युनिकेशन का एलिमेंट है। फॉर मैरीटाइम एप्लीकेशन, यहाँ पर भी ओशन वाला एलिमेंट तो आ रहा है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। बट तुरंत हमें एक्साइटेड होकर के इसी के साथ नहीं जाना, हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने भी चाहिए। अगला क्या है, इट इज अ हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, यानी ओशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट है वो तो आया, बट कनेक्टिंग मुंबई विथ मिडिल ईस्ट, इसमें जो है ओशन का बहुत ज्यादा एलिमेंट नहीं आया। हालांकि आप इनडायरेक्ट वे में आर्ग्यू कर सकते हो कि सर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो तो ओशन के अंदर से ही लेकर के जाया जाता है, बट यहाँ पे कोई डायरेक्ट एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर डाउटफुल लग रहा है मुझे। अगला क्या, इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट सिस्टम फॉर फिशरमैन, चलो कम्युनिकेशन का आ गया और फिशरमैन से आप बोलो कि ओशन का भी आ गया, बट ये देखो क्या बोल रहा है, दैट कैन नेवर फेल प्रोवाइडिंग 100% एक्यूरेट वेदर वार्निंग्स। अब यार रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज जब हम बनाते हैं ना, 100% एक्यूरेसी बहुत रेयर होती है जो कभी फेल ना हो पाए। ये सारा क्या है, ये सारे एक्सट्रीम कीवर्ड्स बोल रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम बातें बोल रहा है, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे सीधा सीधा। इट इज अ नेवल रिसोर्स शेयरिंग, चलो नेवल से यहाँ पर जो सागर वाला एलिमेंट है वो आ जा रहा है। रिसोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन ओशन रीजन, लेकिन यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग की बात हो रही है, यहाँ पर कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं आया, तो इसको भी मैं एलिमिनेट करूंगा। ए और बी में बी जो है थोड़ा डाउटफुल मुझे लग रहा था, तो मैं ए के साथ ही जाऊंगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक हो, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रभास, अच्छा प्रवासी भारतीय सहायता और सुरक्षा। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म दे दिया तो हमारे लिए काफी थोड़ा आसान भी पड़ जाएगा ये। ठीक है, प्रवासी भारतीय यानी किसकी बात हो रही है, इंडिया से जो लोग बाहर जाते हैं, इमिग्रेट करते हैं। ठीक है, और सहायता और सुरक्षा की बात हो रही है। पोर्टल वाज सिग्निफिकेंटली अपग्रेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेट 2024 में। इसका की ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है और इस अपग्रेड का की ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, इसके ऊपर हम पढ़ते हैं। टू फैसिलिटेट एंड प्रोमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस किसे दिया जाता है, जो बाहर इमिग्रेट किए हैं हमारे यहाँ के लोग। ठीक है, तो ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म फॉर इंडियन एक्सपैट्रिएट्स। ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है, जैसा फुल फॉर्म है उसके हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अगला क्या है, टू रेगुलेट एंड टैक्स द इनकम ऑफ ऑल एक्सपैट्रिएट्स। अब यहाँ पे टैक्स वैक्स की बात हो गई, यहाँ पर तो सहायता और सुरक्षा की बात हो रही थी, यहाँ टैक्स कहाँ से आ गया, ये सुटेबल नहीं लग रहा। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन एक्सपैट्रिएट्स टू वोट ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन वोट करना, बट यहाँ पर सहायता सुरक्षा की बात हो रही है, ये भी डाउटफुल लग रहा है। अगला क्या है, टू डिक्रीज द नंबर ऑफ एम्बेसीज बाय शिफ्टिंग ऑल कॉन्सुलर सर्विसेज ऑनलाइन। देखो ये भी थोड़ा एक्सट्रीम बात कर रहा है कि सारे के सारे कॉन्सुलर सर्विसेज जो है हम ऑनलाइन ही शिफ्ट कर देंगे। यानी कभी आप मान लो बुर्किना फासो में फंस गए, ठीक है, एक ऐसे देश में फंस गए जहां पर इंटरनेट एक्सेस अच्छा नहीं है और सारी चीजें तो अब ऑनलाइन है, या तो इंटरनेट लाओ या तो भाड़ में जाओ यानी कि आपको कोई ऑफलाइन सर्विस मिलेगी ही नहीं मिलेगी। तो ये भी एक्सट्रीम बात कर रहा है, बहुत ही एक्सट्रीम बात कर रहा है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ए और सी में सी डाउटफुल लग रहा था, तो मैं ए के साथ जाऊंगा। ठीक, चलो ये सोचने का तरीका समझने का प्रयास करो। अगर आपको प्रभास के बारे में पता था तब तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको पता नहीं होगा, मैं उसके लिए बता रहा हूं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसान ड्रोन यात्रा। ये इनिशिएटिव के बारे में पूछ रहा है, ये किस चीज को प्रमोट करता है। अब ये देखो काफी क्लासिक एलिमिनेशन का गेम लगेगा यहाँ पे। एक ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग इन 23 एरिड डिस्ट्रिक्ट्स। मैंने क्या बोला, नंबर डेटा ये सब देखो, एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या पता 23 ना हो, क्या पता 26 हो, 29 हो, 30 हो, मुझे क्या पता। तो यहाँ पर नंबर दे करके आपके साथ गेम कर रहा है, इसे एलिमिनेट करो। अगला क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इन 15 फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अब देखो अगेन 15 की बात कर रहा है, क्यों 16 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, ये भी एक्सट्रीम बात कर रहा है, इसे भी एलिमिनेट कर दो। अगला क्या है, स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन फार्म्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, एक जनरल तरह का स्टेटमेंट है, वी कैन कंसिडर दिस। अगला क्या है, वेदर फोरकास्टिंग एंड डेटा कलेक्शन फॉर फार्मर्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल द, ये भी एक एक्सट्रीम बात कर रहा है कि इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम इसे लॉन्च करेंगे, ये इनिशिएटिव को। ये भी थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो मैं इसे भी डाउटफुल मानते हुए ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा। ठीक, आपको लॉजिक समझना है, मैं किस लॉजिक से आंसर तक पहुंच रहा हूं। आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है ये मैटर नहीं करता। मैंने क्या बोला था, लॉन्ग टर्म में आप फायदे में रह रहे हो या नुकसान में रह रहे हो, ये मैटर करता है। अगर आपको नॉलेज है, नॉलेज सुप्रीम है, नॉलेज के आगे कुछ नहीं आता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में चीजें क्या चल रही है, देखो सिंपल सा सवाल है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई भी किया होगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ बेसिक बातें पूछ रहा है। अटॉर्नी जनरल छोटा टॉपिक होता है, तो बहुत मुझे लगता है कि ये आप नॉलेज से भी कर लोगे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तीनों ऑप्शन को कंसिडर करना और बोलना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। चलो ठीक है, देखें हम पढ़ने के प्रयास करते हैं तीनों स्टेटमेंट को। अटॉर्नी जनरल मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मे बी, चलो मुझे ऐसे मुझे पता है, लेकिन हो सकता है चलो आपको नहीं पता हो, तो इसे हम अभी के लिए छोड़ते हैं। अगला क्या है, द अटॉर्नी जनरल इज अ मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट। ये बिल्कुल कॉमन नॉलेज का सवाल है कि यूनियन कैबिनेट का मेंबर नहीं होते हैं अटॉर्नी जनरल। कैबिनेट का मेंबर तो अगर आप चुन करके आओगे तभी बन सकते हो ना, अटॉर्नी जनरल तो चुन कर नहीं आते हैं। तो ये ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 2 जैसे ही आप गलत करते हो, ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन हट गया और ये भी हट गया। वेरी गुड,
तो ये सारी चीजें हट गई, कहानी खत्म, हम आंसर तक सीधा ही पहुंच गए। वेरी गुड। एआई जनरेटेड क्वेश्चंस में भी चीजें लग रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो 3 ऑप्शन हट गए। वैसे ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें भी क्या बोल रहा है, अटॉर्नी जनरल का टर्म 5 ईयर फिक्स किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फिक्स्ड टर्म नहीं। अटॉर्नी जनरल के बारे में हम बेसिक बात क्या जानते हैं कि जब एक तरीके समझ लो क्या है, रिवाज चल रहा है। रिवाज क्या है कि जब जो सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो जब क्विट करती है या वो उसकी सरकार जब गिरती है तो ये क्या है, साथ में रिजाइन कर देते हैं। बट ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा या इनका कोई टर्म है, ये सब नहीं लिखा हुआ है। ठीक, चलो ये कॉमन नॉलेज वाला सवाल भी है, बहुत सारे लोगों ने नॉलेज से कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सी बॉडीज के बारे में एक्सप्रेसली मेंशन्ड है। अच्छा, यानी लिखा हुआ है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में मेंशन्ड है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बेसिक चीज समझना, बहुत ही कम चीजें इसके अंदर मेंशन्ड है एक्सप्रेसली। ठीक है, तो जब भी कोई बात आए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन्ड है या नहीं है, उसमें आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम एलिमिनेशन लगाएंगे। आप कुछ जानो या मत जानो, इतना आप सबने पढ़ाई किया होगा कि 5 ईयर प्लान के बारे में सबने पढ़ा है, और प्लानिंग कमीशन के बारे में सबने पढ़ा होगा कि भाई जब संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके थोड़े समय के बाद प्लानिंग कमीशन की फॉर्मेशन हुआ था, और ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। तो ये जब 4th आप हटाओगे तो क्या क्या हट गया, ये हट गया और ये हट गया। ठीक है, 1, 2 and 3 एंड 1 and 3, यानी कि 1 ये पक्का होगा और 3 पक्का होगा। अब हमें सोचना है केवल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर। अगर आपको थोड़ी चीजें और याद हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो एटलीस्ट आप गेम कहां पर ले आए हो, 50-50 पर ले आए हो। कैसे ले आए हो, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस के बेसिस पर। ठीक है, आपने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कनेक्ट किया है। अगर आप दूसरे कॉन्सेप्ट्स को क्रॉस कनेक्ट कर पाते हो तो आपको बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक, हेलो ठीक है, बीच में आवाज़ चली गई थी, इसके लिए वजह से थोड़ा सा मुझे यहाँ पे री रिकॉर्ड करना पड़ा। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछ रहा है, एमपीसी के बारे में पूछ रहा है, एमपीसी। चलो ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, ये 4% दिख रहा है, 2% दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो एग्जैक्टली वर्ड दिख रहा है, फिर वंस दिख रहा है, फिर 2 months दिख रहा है, यानी यहाँ पे बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको स्वैप किया जा सकता है या कुछ गलत किया जा सकता है। क्या पता वंस ना हो, ट्वाइस हो, क्या पता 2 months की जगह 4 month हो, या फिर एग्जैक्टली ना हो। तो ये सारी चीजें गलत हो सकती है। तो ऑप्शन 1 मुझे ये ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 जो है काफी डाउटफुल लग रहा है, तो इसे मैं डाउटफुल की कैटेगरी में रखता हूँ। 4th भी डाउटफुल हो सकता था, बट आप देखो 4 सारे जगह पर 4 प्रेजेंट है, यानी 4 तो एग्जैक्टली सही है। ये मुझे ऑप्शन चीक के कर रहे हैं। ऐसे भी ये बेसिक चीजें हम सबने पढ़ा है कि 4 +-2% का टॉलरेंस बैंड रखा जाता है, तो ये तो सही फैक्ट ही है। अब द गवर्नर ऑफ द आरबीआई हैज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई, और थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द एमपीसी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो मैं मान लेता हूँ कि आप नहीं जानते हो कि नहीं, एमपीसी के कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट साइड से होते हैं और कुछ मेंबर्स जो है आरबीआई साइड के होते हैं। अगर आपको ये फैक्ट नहीं भी पता है तब भी ऑप्शन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट नंबर 1 है इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। तो अगर हम इसे गलत मान लें तो कौन कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। तो हम इसके साथ बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। हमने थोड़ा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज लगाया और कुछ नॉर्मल एलिमिनेशन लगाया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जिस डिपार्टमेंट में बहुत लोग जाना चाहते हैं उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। बोल क्या रहा है, जीएसटी इज लेविड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। ये तो बेसिक इसका डेफिनेशन ही है, इतना तो सबको आना चाहिए आई होप। और ये देखो आके भी आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे क्योंकि 4 ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ये सामने से ऑप्शन ही बोल रहे हैं कि ये सही है। अगला क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट जीएसटी रेट्स कैन नेवर एक्सीड 28%। भाई एक तो 28% ये नंबर आ गया, ऊपर से नेवर बोल रहा है, ये तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया, एक्सट्रीम कीवर्ड हो गया। इसे कर दो एलिमिनेट। जब इसे एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। ठीक है, यानी 1 सही है, 4 सही है। अब हमें क्या देखना है, ऑप्शन नंबर 3 को देखना है। 3 में क्या देखें, पेट्रोलियम क्रूड इज कंप्लीटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। भैया अभी अगर जीएसटी नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली आउटसाइड रखेंगे। सरकार कोई भी चीज अपने हाथ से इतने आसानी से नहीं जाने देती, तो फिलहाल है लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। आप किसके साथ जाएंगे, 1 and 4 ओनली, ये आपका सही आंसर हो जाने वाला है। तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं कुछ एक्सट्रीम कीवर्ड्स को पकड़ते हुए। ठीक, चलो आगे आते हैं। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में पूछ रहे हैं, थोड़ा इजी टाइप का सवाल है, मुझे लगता है आप नॉलेज से भी कर लोगे। विच एम्ड टू अलाउ इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियन सब्जेक्ट्स। बेसिक चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। इसी कंट्रोवर्सी के बाद क्या है, एक तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। चलो वो सब में हम नहीं जाएंगे।
एलिमिनेशन कैसे लगाना है, मान लो आपको नॉलेज नहीं है, एलिमिनेशन सीधा सीधा चीख चीख कर कर रहा है, देखो द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय, द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये सब जगह भरने के लिए बस रखे हैं। ऑप्शन सी या डी में से आंसर होगा। अब आपको अगर बेसिक फैक्ट याद है कि ये जो है रिफॉर्म इसके टाइम पे आया था, तो आप इसके साथ डायरेक्ट जा सकते हो। अगर आपको नहीं भी याद है तो आपने मामले को 50-50 पर ले आया है विदाउट यूजिंग एनी नॉलेज। ठीक, चलो अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या है, मुगल एम्परर अकबर के बारे में पूछ रहा है। उसका एक पॉलिसी था सुल ई कुल, जिसका यहाँ पर डेफिनेशन भी दे दिया है, काइंड ऑफ यूनिवर्सल पीस वाज प्राइमरली एम्ड एट। इसका एम पूछ रहा है आपसे। अब ये क्वेश्चन अगर आपको सुल ई कुल के बारे में पता है, क्योंकि थोड़ा कॉमन फैक्ट हो गया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर आपको एलिमिनेशन से कैसे सोचना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, रिलीजियस की बात हो रहा है, यहाँ पे भी रिलीजियस की बात हो रहा है, यानी आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो क्या बोल रहा है, फॉस्टिंग रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा है, हार्मनी की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यू मेथड ऑफ रिलीजियस टैक्स कलेक्शन। अरे भैया, मतलब दोनों अपोजिंग बात कर रहे हैं। एक बात क्या बोल रहा है कि रिलीजन पे हम टैक्स वैक्स लगा देंगे बिल्कुल पूरी तरीके से, और दूसरा क्या बोल रहा है, टॉलरेंस रखेंगे, हार्मनी रखेंगे, जबकि यहाँ पर भी पीस की बात हो रही है। तो पीस हार्मनी से एक ही जैसा साउंड कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप डायरेक्टली जा सकते हो। वैसे भी मैंने आपको ट्रिक में क्या सिखाया था कि दो जब अपोजिंग ऑप्शन होंगे तो बहुत हाई चांस है कि उन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा, और ये आपका आंसर हो जाने वाला है। वैसे एक नॉर्मल बहुत ही सिंपल टाइप का सवाल है, ज्यादातर लोगों को इसका आंसर भी आता होगा। चलो आगे आते हैं। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 मॉरली मेंटो रिफॉर्म्स। अच्छा चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, क्या पता होता होगा, वैसे मुझे चीजें याद है, बट चलो क्या पता होता भी होगा, मुझे क्या पता, मे बी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज्यादा नहीं पता। ग्रांटिंग कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अरे भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी इंडियंस को ब्रिटिश लोग कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर कब दे रहे हैं, 1909 में ही दे रहे हैं। तो फिर बीच में इतनी लड़ाई क्यों करी, इतनी मारधाड़ क्यों किया लगभग 40 वर्षों का, तो ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। मैं इसी के साथ जाऊंगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो मैं इसके साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये मुझे सही साउंड नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल किया, मैंने बस अपना कॉमन सेंस लगाया, मैंने कोई नॉलेज नहीं लगाया, मैंने कोई आपको लेक्चर नहीं दिया मॉरली मेंटो रिफॉर्म्स के ऊपर, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आयरन पिलर के बारे में पूछ रहा है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स यानी कुतुब मीनार के पास में जो है वो रस्ट रेजिस्टेंस कंपोजिशन के लिए जाना जाता है। कौन सी डायनेस्टी से आप इसको एसोसिएट करोगे? ज्यादातर लोगों चीख चीख कर डायरेक्ट इसका आंसर भी बता देंगे, बट मैं आपको एलिमिनेशन से सोचना सिखाता हूँ। तीनों में देखो ऑड वन आउट क्या है, ये मुगल, ये क्या है, बाहरी लोग हैं, ठीक है, नॉन हिंदू है, नॉन इंडियन है, बाहरी लोग है, बाहर से आकर बसे थे। ये तीनों काइंड ऑफ इंडियन है, पूरी तरीके से 100% तो कोई नहीं था, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर से माइग्रेशन हुआ ही था, बट दीज आर द इंडियंस। तो इसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे। अभी इन तीनों में से अगर आपको आंसर चुनना है तो या तो आपको चीजें डायरेक्ट याद है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता पीरियड को इंडिया का गोल्डन एज बोला जाता था। तो जब इंडिया में गोल्डन एज चल रहा था, तो गोल्डन एज में क्या क्या चीजें होती है भाई, आर्ट एंड कल्चर बहुत ही उम्दा किस्म का निकल कर आता है गोल्डन एज में। और क्या क्या होता है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सॉलिड तरीके का होता है। गुप्ता एरा में हमने क्या देखा था, अच्छे अच्छे टेम्पल्स बने थे, कल्चर को बहुत प्रमोट किया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग यूनिट्स थे, कायदे से एकदम डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह होता था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती थी। इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे उस्ताद निकले थे। हो सकता है किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले ने ही इस तरीके का आयरन पिलर बनवाया होगा जो अभी तक रस्ट फ्री है। तो गुप्ता डायनेस्टी के साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी चीजें याद आई कि ये गोल्डन पीरियड इसको बोला जाता है। ठीक, अगर आपको नहीं भी याद आई तब भी आप इसको टॉप 3 पर ले आए थे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत ही कॉमन सिंपल बच्चों वाला सवाल हो गया। क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, अगर आपको वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बेसिक जानकारी भी पता है तो उसके साथ आप जा सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एलिमिनेशन लगाने की जरूरत है, ये डायरेक्ट नॉलेज से आपका निकल रहा है। बहुत ही कॉमन एकदम सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छे वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज इन्वॉल्वड इन बोथ डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर इन यूकैरियोटिक सेल्स? अगर आपको चीजें याद है वेल एंड गुड है, अदरवाइज एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे भाई, डीएनए डीएनए डीएनए, खत्म हो गया बात, ये हटाओ ये हटाओ। अब इन दोनों में से आपको जिसके साथ जाना है जाओ, 50-50 पे मामला आ गया है, मैं इसके साथ जा रहा हूं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आप साथ में प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को पॉज करो, आप अपना ट्रिक लगाने का कोशिश करो कि आप कैसे सोच पा रहे हो और मैं सोच पा रहा हूँ उस तरीके से आप सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो।
ठीक है, यही आपको डेवलप करना है अपने एग्जाम में ताकि आप इसको यूज कर पाओ। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, बस इस पे ध्यान रखेंगे। चलो, दे कॉमनली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशंस, में भी क्या पता होता भी होगा, पर कॉमनली वर्ड क्या है, कॉमनली वर्ड एक मॉडरेट टाइप का वर्ड है, एक एक्सट्रीम टाइप का वर्ड नहीं है, मॉडरेट टाइप का वर्ड है, तो मे बी चांसेस बनते हैं। दे जनरली हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जनरली हैव, ये क्या है, ये भी एक मॉडरेट है, तो मे बी चांसेस बनते हैं कि ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा। दे आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन ऑल देयर कंपाउंड्स, यानी कि भाई एक तो पैरामैग्नेटिक हमेशा रहेंगे और हर कंपाउंड में रहेंगे, जिसके साथ भी कंपाउंड बना लो पैरामैग्नेटिक रहेंगे, ये बिल्कुल ही गलत टाइप का स्टेटमेंट लग रहा है, एक्सट्रीम। और दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, नॉट ऑल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात हो रही है। तो ये 3 स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, ये मुझे गलत लग रहा है और मुझे नॉट करेक्ट के साथ जाना है, मैं इसके साथ चला जाऊंगा बिल्कुल सेफली, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में पूछ रहा है, रिसेंटली इसने एक रिकमेंडेशन दिया है, अच्छा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लाइकली रिकमेंडेशन मेड बाय द आईबीए बेस्ड ऑन इट्स प्राइमरी फंक्शन। अब मैं मानता हूं कि आपको आईबीए का प्राइमरी फंक्शन नहीं पता, क्या करता है नहीं करता है, किसको अपॉइंट करता है नहीं करता, आप नहीं जानते, बट आप ऑप्शंस पढ़ो अब। टू इंक्रीज द रेपो रेट टू कर्ब इन्फ्लेशन, अरे भाई सबने इतनी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहती है कि ये तो भाई आरबीआई का काम है, ये आईबीए का काम थोड़ी है, ये हटा दो। अच्छा यही पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है, चलो। टू इनकरेज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू बोरो मोर, ये भी आईबीए का काम नहीं है, डायरेक्ट आईबीए का काम नहीं है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट का काम है और थोड़ा बहुत आरबीए का। हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स, तो ये क्वालिटेटिव टूल्स में काइंड ऑफ आता है, तो ये भी काइंड ऑफ आरबीआई का ही फंक्शन है, आईबीए का नहीं है। टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी, अरे भाई ये तो सीधा सीधा आरबीआई का काम है, आरबीआई और गवर्नमेंट का काम है ये आईबीए ये सारी चीजें कहाँ करेगी, रेपो रेट बढ़ा घटा के, ओपन मार्केट ऑपरेशन करके, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, ये सारी चीजें करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, कौन, आरबीआई। तो ये आरबीआई का फंक्शन आईबीए में लिख दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, सीधा सीधा डी के साथ चले जाओ, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्या है, फॉस्फोरस के बारे में पूछ रहा है भाई, अच्छा ठीक है। फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, एनसीईआरटी वाला ये तो लग रहा है बिल्कुल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस इज द मोस्ट लाइकली टू बी इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको चीजें अगर याद है वेरी गुड है, अगर आपको चीजें याद नहीं है तो एक चीज पे आप ध्यान दो, क्या ध्यान दें, व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, सीधे सीधे बी और डी एलिमिनेट हो गया, कहानी खत्म है। अब मैं किसके साथ जाऊं, व्हाइट और रेड थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है, शायद एग्जिस्ट करता है, जहां तक मुझे बेसिक चीज याद आ रही है, तो मैं सी के साथ जाऊंगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, इस पे भी आपको ध्यान देना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। चलो अगले क्वेश्चन, ये भी कॉमन टाइप का सवाल हो गया, संगीत नाटक एकेडमी जो है ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ, बस इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें या तो आपको डायरेक्ट आंसर पता है जो कि ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, या फिर वो वाला क्लासिक ट्रिक भी काम कर रहा है कि सबसे बड़ा वाला हटा दो और सबसे छोटा वाला हटा दो, 52 और 54 में से जिसके साथ जाना है मैं इसके साथ ही जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे थोड़ी बहुत याद भी है शायद। चलो आगे देखेंगे, जब तो एडिटर यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट वाला लगाएगा तभी पता चलेगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कलरीपयट्टू इसके बारे में पूछ रहा है, मार्शल आर्ट्स फॉर्म है, कौन से इंडियन स्टेट से आता है, क्लासिक एलिमिनेशन लग रहा है भाई, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, इसको हटा दो। अब इन तीनों में से जिसके साथ आपको जाना है, के फॉर कलरीपयट्टू, मैं केरला के साथ जाता हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे हैं, ठीक है। चलो बोल क्या रहा है, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसके ऊपर भी हमको ध्यान देना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। ओके इनकरेक्ट है कौन सा, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो कॉमन फैक्ट है, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन फैक्ट कि दोनों हाउसेस, इसमें ये सब पूछ ही नहीं रहा कि इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड वाले कौन से मेंबर वोट करते, उतना कॉम्प्लेक्स में जा भी नहीं रहा, तो 1 को मैं सही मानूंगा। मुझे इनकरेक्ट पूछ रहा है, 1 अगर सही हो गया तो जहां जहां 1 है उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब एक और चीज याद रखना, एग्जाम्स में ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं और नन ऑफ द अबव होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। जैसे इन जनरल प्रोबेबिलिटी क्या है, 25% की है अगर आप रैंडम सेलेक्ट करके आओगे, लेकिन नोटा की प्रोबेबिलिटी 25 से थोड़े कम है, 21-22% की होती है, और ऑल की प्रोबेबिलिटी थोड़े ज्यादा क्लोज टू 30% चली जाती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा हम कभी कभी यूज कर सकते हैं, हालांकि ये सारे डेस्परेट मेजर्स की तरह ही आपको रखना है। तो 1 हम हटा चुके थे, अब या तो 2 ओनली, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है या फिर सारे के सारे सही है। तो स्टेटमेंट 2 को जरा पढ़े हम, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा। क्या पता सिंपल ना हो भाई, क्या पता स्पेशल होनी चाहिए, साथ में भाई
राज्यसभा में ना होकर के कहीं और हो, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जिसे स्वैप किया जा सकता है और स्वैप किया भी गया है, सिंपल मेजोरिटी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट है, और क्योंकि इनकरेक्ट ही हमसे पूछ रहा है तो हम ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वैसे पढ़ के भी क्या करोगे, बहुत ही कॉमन फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो हर किसी को पता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, इट वॉज अ प्राइमरली एक्सटेंशन ऑफ विच लार्जर यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट। मुझे नहीं पता, मान लो मुझे नहीं पता, ये सारी चीजें मैंने नहीं पढ़ी, बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर भी यहाँ पे आप ऑप्शन में देखो, 7 years वॉर, 50 years वॉर, ईयर्स, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है, कितने साल की लड़ाई लड़ी वो बोला जा रहा है। तो ऑप्शन ए हटा देंगे, सी हटा देंगे, बी और डी में से अब मुझे तो नहीं लगता किसी ने 50 साल की लड़ाई लड़ी होगी, या पता नहीं शायद लड़ी भी होगी, बट यहाँ पर देखो जो दोनों के बीच का गैप है, ये गैप कितने साल का है, ये अप्रोक्सीमेटली, अरे यार ये तो सामने से चीख चीख के इसने आंसर ही बता दिया, दोनों के बीच में 7 साल का गैप है। अरे इतना से यही देखो, एआई के सवाल बन रहे हैं, 7 years वॉर, ये तो सामने से ही बता दिया इसने। चलो आगे बढ़े, अगला क्या है, योगा सूत्र के बारे में पूछ रहा है। अरे तो बहुत इजी सवाल हो गया, ठीक है, इसने किसने कंपोज किया, तो पतंजलि इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा एलिमिनेशन का लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। अगला क्वेश्चन क्या है, टिंडल इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। इज अ वेल नोन साइंटिफिक प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से सब्सटेंस में टिंडल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब चलो मान लिया आपको नहीं याद है, आपने पढ़ा नहीं, या फिर भूल गए एग्जाम में, तो कैसे करोगे इस सवाल को। देखो यहाँ पे क्या है, प्योर वाटर, यहाँ पे क्या है, गोल्ड, मिल्क, लिक्विड एल्यूमिनियम। इसमें आप देखो कि वाटर ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। टिंडल इफेक्ट, अगर आपको कुछ भी बेसिक थोड़ा सा तो याद है कि इसमें क्या होता है, कोलॉइड से रिलेट करता है, ये कोलॉइडल से रिलेट करता है, तो आप उस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता, तो अगर आप एलिमिनेशन लगाओगे ना, तो एक गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। एलिमिनेशन लगाकर इसका आंसर गलत आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एआई ने थोड़ा चैलेंज दिया। हालांकि देखो मुझे पता है इसका आंसर मिल्क होता है, मुझे टिंडल इफेक्ट के बारे में बेसिक पता है, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन लगाओगे तो क्या लगाओगे, ये जो है एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड भी एक प्योर सब्सटेंस है, लिक्विड एल्यूमिनियम भी प्योर सब्सटेंस है, बट मिल्क जो है ये क्या है, प्योर नहीं है, ये एक मिक्सचर है, काइंड ऑफ अ कोलॉइड है। इट इज अ मिक्सचर, इसमें आपको अलग अलग चीजों का मिक्सचर मिलता है। तो मैंने क्या बोला था, जो सिमिलर चीजें होती है उसमें से आंसर आता है, ये ऑड वन आउट से हट जाएगा, और फिर इन तीनों में से आपको आंसर ढूंढना है। बट जब इसमें आपका जो आंसर है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर मिल्क होता है। तो एलिमिनेशन से कभी कभी चीजें आपके अगेंस्ट में भी वर्क कर सकती है, बट ओवरऑल आप हमेशा नेट पॉजिटिव में रहोगे अगर आप अलर्ट माइंड के साथ अप्लाई करते हो तो अब वैसे तो मुझे पता है मिल्क इसका आंसर होने वाला है, लेकिन चलो गलती करवा लेना है तो फिर कम से कम सोने के साथ जाते हैं इसके साथ, वैसे भी सोने की ही कमी है जिंदगी में। चलो आगे आए, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो टर्म है, ठीक है, फलाना ढिमका, ये वो कौन सा स्कीम जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन से लिंक कर रहा है, शायद ये पूछा जा रहा है ना, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी पैसे की बात होनी चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, भाई पैसे की नहीं खाने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, बिल्कुल बिल्कुल पैसे की बात तो हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान, पैसे की बात नहीं हो रही मोदी जी, यहाँ तो बात हो रही है साफ सफाई की। पैसा तो दिया नहीं आपने, कितने लाख देने का वादा किया था वो सब नहीं आया। मेक इन इंडिया, पैसे की बात हो रही है, बट काइंड ऑफ काफी अलग कॉन्टेक्स्ट में चला गया। तो इंफ्रा की बात हो रही है यहाँ पे, तो पैसे की बात सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ऐसे कॉमन सेंस भी है, आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया होगा, तो ये तो डायरेक्ट आपके कॉमन सेंस से भी बन जाएगा। आखिरी सवाल क्या है भाई, वैसे टिंडल इफेक्ट वाला बहुत बुरा लग रहा है, गलत हो गया तो चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 बाय एलन ऑक्टेवियन होम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट द अर्ली फेज ऑफ द कांग्रेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। द कांग्रेस ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, यानी जब से कांग्रेस शुरू हुई तब से उसने क्या बोला, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अरे भाई जब स्टार्टिंग से ही इसने बोला होता तो फिर जो 1929 का कांग्रेस सेशन हुआ था, उसके बाद 26 जनवरी को जो पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था, वो सब इतना स्पेशल क्यों था जब कंप्लीट फ्रीडम की बात पहले से ही कर रहे थे। ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में कंप्लीट फ्रीडम की बात नहीं होती थी। स्टार्टिंग में बस बोला जाता था कि माई बाप थोड़ा हमको राइट्स दे दो, थोड़ा हमारे लिए कुछ कर दो। आप कंप्लीट फ्रीडम की बात जो है स्टार्टिंग में कांग्रेस नहीं करती थी, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, हमें करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अगला कुछ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द अर्ली लीडर्स ऑफ द कांग्रेस बिलीव्ड इन पेटिशनिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वेयर लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल सही बात है, प्रेयर पिटिशन का मेथड यूज करते थे, ठीक है। तो ये आपका, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला
लेकिन बाकी पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। द कांग्रेस वाज अ मूवमेंट दैट वाज एक्सक्लूसिवली लेड बाय द हिंदूज एंड हैड नो मुस्लिम मेंबर्स। अरे भाई स्टार्टिंग में ही तो मुस्लिम मेंबर्स जुड़ गए थे, ये तो गलत हो जाएगा। कांग्रेस वाज द ओनली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। क्या बकवास कर रहे हो, मतलब और किसी के पास दिमाग नहीं था, सिर्फ कांग्रेस वालों के पास दिमाग था। जैसे अभी भी बहुत लोगों को लगता है सारा एजुकेशन उनके पास है और किसी के पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे, छोटे मोटे ही सही, बट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये सेशन कैसा रहा, इसमें आपको क्या चीजें मिसिंग लगी, क्या चीजें सही लगी, आपके कितना स्कोर रहा, आपने क्या सीखा, चाहो तो इसको कमेंट कर सकते हो। और जो मैंने आपसे सजेशन मांगा था कि फ्यूचर वीडियोस में क्या आप शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी चाहते हो, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा बट कुछ चीजें आप सीख पाओगे एंड बेस्ट ऑफ ऑल आपका रिवीजन हो पाएगा। तो अगर आप वो चाहते हो कि मैं थोड़ा आपको 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन देते चलूँ हर क्वेश्चन का, तो आप सजेशन में जरूर बताना। और सेशंस आएंगे, अगला सेशन देखता हूँ, अगर एआई वाला सेशन सक्सेसफुल रहेगा तो हम एआई के साथ कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कुछ पीवाईक्यूज भी बच रहे हैं हमारे सीएचएसएल वाले, उनको भी इंक्लूड करने की जरूरत है, ठीक है। चलो।